ध्यान दो बेटा, लास्ट क्लास में हमने करा था लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हेल्वॉच और लेनार्ड ने जो चीजें ऑब्जर्व की थी, अब उनकी बात कर रहे हैं हम आपसे। क्या चीजें थी वो, जरा ध्यान दो। उन्होंने ऑब्जर्व किया इंटेंसिटी का रिलेशन। इंटेंसिटी का रिलेशन आईपी के साथ, यानी कि, और नाम दिया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो उसने कहा कि भैया ये जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट रिलेशन रखती है आईपी के साथ। इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है आईपी के साथ। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ये बात पता चली, ठीक। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कल बताया था फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जो फोटोन के निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय फोटोन, खत्म बात। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे, नहीं करता काइनेटिक एनर्जी पे, नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। अब इसकी बात करते हैं, यानी कि दूसरा आया इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इफेक्ट देखा चेंज इन इंटेंसिटी का। तो देखो क्या बना, पहला, दूसरा, तीसरा। इंटेंसिटी चेंज करने के बाद ये कर्व कुछ इस तरीके से दिखाई दी, ठीक है। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, क्या है आपका वही फोटो करंट, वाई एक्सिस क्या है आपका पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए सेम है, जबकि तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। I1 से बड़ा I2 से बड़ा I3, लेकिन तीनों के लिए V1 V2 और V3 सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। हाँ, एक बात और, ये यहां पर एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ गया जिसके बाद इंटेंसिटी से भी चेंज नहीं हो रहा आपका करंट, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो आप सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद सब चेंज होना बंद हो गया, वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब एक और आता है आपका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखना क्या होता है। अब फिर आईपी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन लिया, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ली, पहली, दूसरी, तीसरी। तो तीनों की तीनों, देखो मैंने क्या बदला, मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी बदली। क्या बदली? सॉरी, क्या फ्रीक्वेंसी बदलने से आपको लग रहा है कि उसके करंट पे कोई फर्क पड़ा? आई पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। लेकिन उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों बदल गए। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल चेंज स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट करंट रिमेन अनइफेक्टेड। अब देखो, अब जो करंट है भैया आपका आईपी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा किसका? फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का। लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का सीधा सीधा फर्क पड़ा किस पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। एक बात, दूसरी बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक सीधा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ भी आ गया। क्यों?
क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ है, वो ये है h न्यू माइनस न्यू नॉट, लास्ट क्लास में कराया था। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि वही स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये 3 इफेक्ट आए आपके। अब वो कहता है अगर मैं आपसे बात करूं मटेरियल की, तो मटेरियल का मतलब क्या है? चेंज इन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज कर रहा हूं मैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं आपसे बात करता हूं फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में, तो वो क्या बनकर आता है? जरा ध्यान दो, वो ग्राफ बन के आता है ये मेटल ए के लिए, और ये बन के आता है मेटल बी के लिए। दोनों ग्राफ पैरेलल है, ध्यान दो, दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों ग्राफ एक दूसरे से सेम है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पॉइंट तक, यानी कि इनकी शुरुआत अलग अलग हो रही है, तो ये वाला पॉइंट अलग शुरुआत रखता है फ्रीक्वेंसी की, और ये वाला पॉइंट अलग शुरुआत रखता है फ्रीक्वेंसी की। इस वाली जो पॉइंट है उसकी शुरुआत को हम कहते हैं न्यू नॉट, और इस वाले को न्यू नॉट डैश। न्यू नॉट और न्यू नॉट डैश है क्या? दो शुरुआत करने वाली फ्रीक्वेंसी है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दोनों मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन फिर भी मटेरियल पैरेलल है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद दोनों एक जैसे है। इससे एक चीज और पता चली, पीछे अगर हम आके मिलाते हैं इसको, दूसरे पेन से मिला देता हूं मैं, तो एक वैल्यू मिलती है हमें। ये क्या है? ये है फिर वही स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको मैं नाम दे रहा हूं V1 और इसको नाम दे रहा हूं V2। आओ, ये V1 क्या है? क्या है V1? V1 है अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले मटेरियल या इस ए मटेरियल का वो पोटेंशियल जिस पे फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। ठीक है, या इसको मैं अगर आपसे बोलूं कि इसको निकालो वर्क फंक्शन की रिस्पेक्ट में, तो ये है फाई नॉट पहले वाले का, फाई नॉट 1 डिवाइडेड बाय चार्ज। V2 क्या है? फाई नॉट 2 का डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज इलेक्ट्रॉन का। और ये क्या है? ये है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बताते हैं अभी। मिनिमम वर्क डन। वर्क फंक्शन होता है आपका h न्यू नॉट। तो न्यू नॉट से आया ना वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अगर किसी ग्राफ में यहां पर पूछा जाए ये क्या है, तो आप बता देना ये है पाई बाय ई। पहले मीडियम के लिए फर्स्ट बोल देना फाई नॉट बाई, और दूसरे वाले के दूसरा बोल देना, दो मटेरियल है अलग अलग। ठीक है, ये आपके 4 ग्राफ बने, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आए। एक बार इन चारों को देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इस ग्राफ को दोबारा देखते हैं, किया क्या है हमने यहां पे। देखो, ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वाई एक्सिस। ठीक है, दीपक जरा ध्यान दियो, इस वक्त फ्रीक्वेंसी है 0। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कितना कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। जब फ्रीक्वेंसी ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, रोकू किसको? रोकूंगा तो इलेक्ट्रॉन को ना, तो नहीं चाहिए। 0 फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5। मैंने कहा जो मेटल ए है ना, मेटल ए को इलेक्ट्रॉन निकालने दीपक, तो तुझे कम से कम एक स्टॉपिंग तेरे को कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए 450 हर्ट्ज की। तो 0 पे थोड़ी निकल जाएंगे वो, चलते रहो। आ गया 450, अब निकल जाएंगे नहीं। इसके बाद अब 450 के बाद आपने लिए 445, तो अब उसके इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। उनको रोकने के लिए थोड़ा सा पोटेंशियल चाहिए। फिर आप थोड़ा सा और बढ़े, और चाहिए, और थोड़ा बढ़े, और चाहिए, और ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। क्या ये बात समझ में आई दीपक? अब तू जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाएगा, लेकिन किसके बाद? 450 के बाद जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाएगा उतना ही उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। अब तूने कहा भैया मेटल बी लिया तो उसमें क्या दिक्कत थी? भाई मेटल बी को देखो ना। अब तू बता, मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है?
कम है तो इसका मतलब ये पहले ही जहां 250 आया होगा वहीं से उठना चालू कर देगा। लेकिन ग्राफ पैरेलल है। पैरेलल ग्राफ क्या बता रहा है कि दोनों एक तरीके से ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अलग क्या है, स्टार्ट होने वाला पॉइंट अलग क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। ठीक है, तो यहां पर आपकी 4 इक्वेशंस कंप्लीट होती है। इसके बाद काफी सारी बातें आइंस्टीन ने इनको इक्वेशन में कन्वर्ट वगैरह करी, वो चीजें देखेंगे। देखते हैं क्या हुआ। आओ, अब एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी हमें, ध्यान दो। अब बात कर रहा हूं मैं आपसे कि इस थ्योरी से, इन जो बातें अभी हमने करी है उन थ्योरी से हमें पता क्या क्या चला। आ जाओ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी में हम बात कर रहे हैं इस ग्राफ की। इस वाले ग्राफ के नीचे एक पॉइंट देता हूं, वो कहता है कि ग्राफ ये शो करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V नॉट वेरी करता है लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। हाँ जी, कर रहा है वेरी। ठीक है, दूसरा, देयर एग्जिस्टेंस सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। या कोई ना कोई ऐसी कट ऑफ पोटेंशियल होगी जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। होगा ही नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टार्ट। ये दोनों बातें इसने कहा, ये ग्राफ कह रहा है। दीज ऑब्जर्वेशंस हैव टू इंप्लीकेशंस। यहां पे 2 इंप्लीकेशंस हमारे सामने आती है। पहली, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी कर रही है लीनियरली फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, दूसरी बात, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। लेकिन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये बात समझ में आ गई? ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूं आपको, अब ये एंड में उसको सम अप कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या, फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो कुछ नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल एवर इफ इंटेंसिटी इज लार्ज। जितनी मर्जी इंटेंसिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम रिक्वायरमेंट क्या आपकी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर ठीक है सॉरी, दिस मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद इन्होंने 4 लॉ बना दिए। ठीक है, 4 पॉइंट बना दिए किसके, आइंस्टीन की इक्वेशन के। वी नाउ समराइज द एक्सपेरिमेंटल फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब्ड इन दिस सेशन। पहला पॉइंट, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेशन करंट इज फाउंड। आया था सैचुरेशन करंट, जिसके बाद सब इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वेयर एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, किसका, इंटेंसिटी का, दूसरे वाले ग्राफ में। तीसरा, for a given photosensitive material there exists a certain minimum cutoff frequency which is known as threshold frequency below which no emissions takes place। ये वाली बात बता चुका हूं। no matter how intensity of incident light is high, above the threshold frequency stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons increase linearly with frequency of incident radiation but independent of its intensity। बात ठीक है। चौथा पॉइंट, the photoelectric emission in an इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसके बारे में हमने बात नहीं करी। ये जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल, वो ये जो फोटो सेंसिटिव फिनोमिना है आपका, ठीक है, जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे से इलेक्ट्रॉन के निकलने का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये इतनी जल्दी होता है कि हम एक ही सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन देख सकते हैं। तो 10⁻⁹ सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसे हम बोलते हैं नैनो सेकंड। तो ये बहुत जल्दी होता है। इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सीडिंगली डिम, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन बहुत डिम भी कर दे तो भी बहुत तेज होता है। ठीक है, अगर ज्यादा करेंगे तो और बढ़ेगा, लेकिन बहुत डिम पर भी बहुत तेज होता है। तो यहां पर आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट और उसके ऑब्जर्वेशन और उसके ग्राफ खत्म होते हैं। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। अब वो बात कर रहा है किस चीज की, अब वो बात कर रहा है आपसे वेव नेचर ऑफ मैटर को समझने की। वेव नेचर ऑफ मैटर आपको दिया किसने, वेव नेचर ऑफ मैटर। अब इस पे बात करो, जरा ध्यान देना और बात को समझना। डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन में दिया ये
और क्या था वो, डी ब्रॉगली की इक्वेशन कहती है कि वेवलेंथ होता है h अपॉन में p। p क्या है यहां पर, मोमेंटम। मोमेंटम क्या बताता है आपको, पार्टिकल नेचर। मोमेंटम देता है आपको पार्टिकल नेचर। लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या देता है आपको, वेव नेचर। तो आपके पास एक पार्टिकल नेचर आ गया, एक वेव नेचर आ गया, और अगर इसको और खोले तो इसको आप लिख सकते हो mv। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एक काइनेटिक एनर्जी का और फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ mv², जिसको हमने लास्ट ईयर यूज किया था। तो उसको मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, हाफ m² v² डिवाइडेड बाय m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, हाफ p² बाय m। तो यहां से आपको मोमेंटम क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई में m। क्या ये बात ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों? हाँ, रूट में m भी ये लो। ठीक है, 2 काइनेटिक एनर्जी m। ये क्या है आपका मोमेंटम। जरा इसको पकड़ के रखो। अब इस मोमेंटम को अगर मैं रख दूं इस फॉर्मूले में, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आता है, h अपॉन में अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी होता है EV नॉट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2m मल्टीप्लाई में EV नॉट। पकड़ के रखो इसको। ठीक है, तो यहां से आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या आई, समझे? अच्छा, अब वो कहता है यहां पे मास है, h है, सारी चीजें हैं हमारे पास। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सारी चीजें अगर मैं यहां रख दूं तो वेवलेंथ कितनी आएगी आपकी, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर इसको नैनोमीटर में लिखना हो तो 1.227 अंडर रूट ऑफ V नैनोमीटर। ध्यान दो, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब भी देख लो, कहीं ना पता हो। ठीक है, नैनो का मतलब भी देख लो, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, जल्दी से यहां तक पे ध्यान दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहां से जो ये वैल्यू आई ये क्या है आपकी, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में p, तो आप कहोगे कि इस इक्वेशन की, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है साइंटिफिकली। साइंटिफिकली तो एक ही सिग्निफिकेंस है, इट एक्सप्लेन्स ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में आपका वेवलेंथ बताता है वेव नेचर और पी बताता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, और दूसरा कौन सी है आपकी, डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अभी। क्यों, क्योंकि यहां से जो वैल्यू आती है 10⁻34 वो इतनी छोटी है कि ये P के अंदर जो आपको मास रखना होगा वो सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का रखोगे, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है हमें रोजमर्रा में दिखाई नहीं देते। अगर मैं आपसे बात करूं, इसी के बाद एक और इक्वेशन आई हेजनबर्ग की, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी।
तो वो क्या कहता है, वो कहता है चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो इक्वल आता है किसी कांस्टेंट के। अगर मैं इसका चेंज प्रिडिक्ट करने जाऊंगा, यानी कि इसके एरर को कम करने जाऊंगा, इसकी वैल्यू को कम करने जाऊंगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका एरर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, इसको कम करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, दोनों को साथ साथ साइमल्टेनियसली मेजर करना मुश्किल है। ये थी इसकी सिग्निफिकेंस, ठीक है। लेकिन कमी क्या है, इसमें भी एच आ रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिकली हम इसको भी, या डेली लाइफ में हम इसको भी मेजर नहीं करेंगे। आप चाहो तो खोल सकते हो पी को। पी को किस में खोलोगे? मास इंटू वेलोसिटी में। मास में चेंज नहीं आता, नहीं, ठीक है। तो ये आया आपका डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा वी एच अपॉन में एम 4πm। याद रखना कैलकुलेशन के लिए या न्यूमेरिकल के लिए हम इसको लगभग बराबर ले लेंगे। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन किसकी? चेंज इन पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। और डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। समझे? क्या यहां तक बात समझे बच्चों? अगर मैं आपसे बात करूं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तो वो बताता है चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम किसी चीज का एक साथ साइमल्टेनियसली निकालना मुश्किल है, अलग अलग निकाल सकते हो। किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल का। क्यों? क्योंकि वो दोनों बराबर आते किसी कांस्टेंट के, ठीक है। तो जरा इस चीज को समझो, फिर आगे बढ़ते। देखो ये वाला टॉपिक आपका यहां समाप्त हो गया। अब बचा क्या है आपका? जर्मन एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट और इसके न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल पहले कराऊंगा, डीएनजी एक्सपेरिमेंट को मैं वैसे भी डिलीटेड पोर्शन में आ रहा है, तो उसको अलग से करा के उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे